कुल संक्रमितों की संख्या अगर बात करें, कुल मौतें की अगर बात करो रिडू, तो इस वक्त 5,442 यानी कि 5,400 से भी अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। स्थिति गंभीर है। सरकार अपने तरफ से क्या कर रही है लोगों को राहत दिलाने में, भय को दूर करने में, और इस परिस्थिति से कैसे लड़ा जाए, लोगों को विश्वास में लेकर, इन सारी बातों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज 18 के सुपर एक्सक्लूसिव खास कार्यक्रम में मौजूद है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। बहुत बहुत स्वागत है भूपेश जी आपका इस खास कार्यक्रम में। चर्चा की मैं शुरुआत इसी सवाल से करूंगा, स्थिति को कैसे देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति को? जो प्रथम लहर था उसमें पीक में हमारे पास 3800 प्रतिदिन के हिसाब से मरीज आ रहे थे। अभी जो पिछले 3-4 दिनों का जो ट्रेंड है वो 15,000 के आसपास स्थिर हो गया है। और इसमें लगातार हॉस्पिटल में, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसमें दबाव बढ़े हैं। ये इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि हमारे यहाँ टेस्टिंग पहले जनवरी में 2021 में केवल 22,000 लोगों के प्रतिदिन हम टेस्टिंग कर रहे थे। फरवरी में वो 21,000 प्रतिदिन था। मार्च में 30,000 प्रतिदिन हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन अभी अप्रैल में वो बढ़ा के 53,000 प्रतिदिन हम टेस्ट कर रहे हैं। और यदि टेस्ट पर मिलियन पर डे के हिसाब से आप देखेंगे तो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा है देश में 2865, महाराष्ट्र में 1993, जबकि छत्तीसगढ़ में तीसरे स्थान पर 1861 लोगों को प्रति 10 लाख में प्रतिदिन हम टेस्ट कर रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 917 लोगों को टेस्ट हो रहा है और मध्य प्रदेश में 582 लोगों को टेस्ट हो रहे हैं। तो जितना हम टेस्ट करेंगे उतने ज़्यादा संक्रमित लोगों को पहचान होगी और उतने जल्दी हम इलाज कर पाएंगे। और उसका रिजल्ट ये है कि जहाँ तो ये आंकड़े के हिसाब से देखें कि हम दूसरे राज्यों से बेहतर हैं और हमारी कोशिश है, इसीलिए हम वैक्सीनेशन को भी हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में यदि लद्दाख, सिक्किम, लक्षद्वीप, त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों को छोड़ दें तो वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है। 14.44% लोगों की वैक्सीन हो चुका है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रथम डोज 88% हो चुका है, बीटी डोज 58% है, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता जो है उसको 85%, सेकंड डोज है 49%। उसी प्रकार से 45 से 60 वर्ष के लोगों को 63% लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन डोज दिए हैं। तो कुल मिला के अभी तक के 46,90,000 लोगों को ये डोज दे चुके हैं। मेरे आप जो बातें रखे हैं उसमें से 2-3 सवाल हैं जो दर्शक भी शायद जानना चाहेंगे। क्या कोरोना को लड़ने के लिए टीकाकरण को भी एक हथियार के रूप में हमने इस्तेमाल किया है भूपेश जी? जी बिल्कुल किए हैं और इसी कारण देश में हमारा सबसे सर्वाधिक है। 14.44% लोगों को हम वैक्सीन लगा दिए हैं। यदि भारत सरकार हमको वैक्सीन उपलब्ध कराते तो हमारी क्षमता, हमने अधिकतम एक दिन में 3,26,000 लोगों को वैक्सीन डोज दिया है। हमारी क्षमता 4 लाख लोगों की है। यदि उतना डोज हमको मिलता तो हम बहुत जल्दी लोगों को वैक्सीन लगा चुके होते। और दूसरा ये है कि ये 45 साल की जो सीमा है उसे समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना जो है अब नौजवानों को भी हो रहे हैं और बच्चों को भी हो रहा है। तो ये जो उम्र की जो सीमा है उसे 45 साल से घटाकर 0 पर, हमने मांग किया था 18 साल, लेकिन अब जब बच्चों को भी हो रहा है तो ये जो उम्र की सीमा है उसको खत्म करके डोज की संख्या बढ़ाएं। आपने ये बात प्रधानमंत्री जी से भी कही थी, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उनके तरफ से क्या रिएक्शन है? भाई वहाँ तो वन वे सिस्टम है, आप बोल दीजिए, वहाँ हो सकता है नोट किए हों और कोई एक्शन लेंगे तो पता चलेगा कि हमारी बात की सुनवाई हुई। लेकिन हम लोगों ने कहा है, अब देखिए कब तक के वो निर्णय होते हैं। अच्छा, एक बात खूब जोर शोर से सोशल मीडिया पर चल रही है। वैसे हमने कल आईएमए के प्रेसिडेंट से
महेश सिन्हा जी से और दूसरी तरफ डॉक्टर राकेश गुप्ता से, हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष, दोनों से कल बात कर रहे थे। न्यूज़ 18 पर चर्चा हो रही थी और ये बात हो रही थी कि पहले झोले छाप डॉक्टर से, जो झोले छाप लोगों से आईएमए या जो डॉक्टर है वो लड़ाई लड़ते थे, अब सोशल मीडिया से भी लड़ना पड़ रहा है क्योंकि इतने फेक न्यूज आ रहे हैं। दर्शकों को आश्वस्त करेंगे कि पर्याप्त व्यवस्था है हमारे पास। बिल्कुल सही आपने कहा है, सरकार के ओर से कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। लगातार हम सभी लोगों से बैठक कर रहे हैं, सभी वर्ग के लोगों से बैठक कर रहे हैं, एक्सपर्ट लोगों से भी बैठक कर रहे हैं। हमने तत्काल व्यवस्था की है और ऑक्सीजन की अब कोई कमी नहीं है। 1 मार्च 2021 को जहां 199 लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी और केवल 3.72 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपयोग किया गया। पहले केवल 205 थे, अब बढ़ा के 661 कर दिया है। ऑक्सीजन बेड केवल 800 थे, बढ़ा के 4878 कर दिया गया है। जनरल बेड केवल 5000 थे, अब बढ़ा के 13500 कर दिया गया है। वेंटिलेटर केवल 35 थे, तो ये बात फिर कौन फैला रहा है मुख्यमंत्री जी? ये बात कौन फिर, ये जो बातें फैलाया जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटेड बेड की कमी है, ये बातें कौन फैला रहा है? वो तो आप सोशल मीडिया आप अच्छा से हैंडल करते हैं, देखते हैं कि इसका पोस्ट है, चाहे वो आप व्हाट्सएप में हो, चाहे फेसबुक में हो, चाहे वो ट्विटर में हो, किसके ट्वीट आ रहे हैं उसको आप देख लें। तो मुझे कहने की जरूरत, मैं उन लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन पहले वो जो थाली बजाते थे, वो जो मोमबत्ती जलाते थे, अब केवल गाल बजाने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं। ये सर्वदलीय बैठक भी हुई, बैठक में सार्थक चर्चाएं क्या हुई वो तो सामने नहीं आ पाई, लेकिन ये जरूर बीजेपी वाले बोले कि सरकार गंभीर नहीं है। क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, गंभीर तो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री की भी अब गंभीरता से लेना बंद कर दिया छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री ने क्या अपील किया था कि 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक के वैक्सीन उत्सव मनाना है। आपको याद होगा पिछले साल जब ये लॉकडाउन किए थे, 21 दिन में कोरोना भगाने की बात की थी, ताली थाली बजाने की बात कही थी, तब लोगों ने इसकी सफलता पर सड़कों पर उतरे थे, डांस भी किए थे, पटाखा भी फोड़े थे। लेकिन इस साल प्रधानमंत्री ने जब कहा वैक्सीन उत्सव मनाना है, एक भी भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर नहीं आए। कोई वैक्सीन का खाली शीशी को भी माला पहन के कोई फोटो तक नहीं खिंचवाया, न किसी ने पोस्ट किया, तो प्रधानमंत्री को उन्होंने लिया नहीं। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री जी ने जब हम लोगों की बैठक की थी सभी मुख्यमंत्रियों की, तब उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही थी और हमने उसको गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल के अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई। अब भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उसमें शामिल नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी एक तो वैक्सीन उत्सव भी नहीं मनाया और दूसरी तरफ ये उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी उस बैठक में शामिल नहीं हुए। तो प्रधानमंत्री जी कितना गंभीरता से लेते हैं, ये 2 उदाहरण पर्याप्त है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल ये आलोचना करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। पहले थाली बजाए, फिर ताली बजाए, फिर लैंप जलाए, फिर टार्च जलाए, फिर उसके बाद अब गाल बजा रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि आपदा को अवसर में परिवर्तन करने की जो बात कही थी प्रधानमंत्री ने, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं बीजेपी वाले? बिल्कुल, उसको वो मानव सेवा के लिए, ये भी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दे कि किसी के लिए कुछ किया हो, किसी की मदद के लिए कुछ किए हो। इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हो, एक भी सहायता किसी की किए हैं आलोचना करने के अलावा? सोशल मीडिया में सक्रिय होने के अलावा ये लोग किए क्या हैं? सांसद तो प्रधानमंत्री केयर फंड में दिए थे पैसा, अब क्यों नहीं दे रहे? अब क्या बिगड़ा है? अभी दूसरा लहर तो और ज्यादा खतरनाक है। आप आंकड़े देखेंगे कि जो पहले संक्रमण का जो दर था, पिछले साल जो जिस अनुपात में वृद्धि हुई थी उससे कई गुना वृद्धि अभी हो रहा है। पिछले साल हम लोग बहुत कम लोग सुने होंगे कि हमको रेमडेसिविर चाहिए, लेकिन आज हर आदमी, पूरे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति जान चुका है रेमडेसिविर क्या चाहिए और रेमडेसिविर के पीछे दौड़ रहे हैं। तो अब जो स्ट्रेन आया है वो ज्यादा घातक और आक्रामक और ज्यादा तेजी से फैलने वाला है, तो इसे मिलकर लड़ने की आवश्यकता है।
भूपेश जी, ये जो स्ट्रेन आया है अचानक, घरों के घर सारे सदस्य, पहले ऐसा होता था घर में अगर किसी को हुआ एक व्यक्ति को होता था, अब पूरे परिवार उससे ग्रसित हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं। कोई इस तरह का स्टडी भारत सरकार ने आपको सुझाया है, बताया है कि इससे कैसे लड़ा जाए? कोई इस तरह की पहल? पहले जो स्ट्रेन आया था उसके इलाज के भी प्रोटोकॉल आए थे, लेकिन दूसरे स्ट्रेन के भी प्रोटोकॉल भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग उसके इलाज हो रहे हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग इलाज हो रहे हैं। तो एक इसके स्ट्रेन के बारे में अध्ययन किया जाना चाहिए, वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए, विशेषज्ञों को ये कमेटी बैठ के इसके किस प्रकार से इलाज किया जाए, इसके किस प्रकार से सामना किया जाए, इस तत्काल किया जाना चाहिए, अध्ययन भी होना चाहिए और उसके इलाज के भी प्रोटोकॉल जारी होना चाहिए, ताकि उस दिशा में हम लोग बढ़ें। आज हर आदमी रेमडेसिविर के पीछे भाग रहा है। रेमडेसिविर तब जरूरत पड़ती है साधारण जो संक्रमित हैं उसको जरूरत नहीं, जब ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन बेड की जब आवश्यकता तब भी रेमडेसिविर की जरूरत नहीं, जब आईसीयू में पहुंच जाते हैं, जब आपके फेफड़े ज्यादा संक्रमित हो जाते हैं तब रेमडेसिविर की आवश्यकता पड़ती है। ये मरीज या उसके परिजन क्यों डिमांड कर रहे हैं? ये तो डॉक्टर को डिसाइड करना चाहिए। क्या लोगों में भय है इसका कारण, या लोगों को लग रहा है कि अपने अप्रोच के कारण पहले से ही रेमडेसिविर हम रख ले अपने पास? क्या यही है? जी। लेकिन अब लोगों को लगता है कि रेमडेसिविर सबको रखना चाहिए, तो घर में रखने के लिए लोग दौड़ रहे हैं, जबकि जो कि गलत है, क्योंकि उत्पादन भी सीमित है और उसकी एक्सपायरी डेट दूसरे दवाइयों की अपेक्षा जल्दी एक्सपायरी हो जाता है। इसलिए और इसको हर कोई उपयोग नहीं कर सकता, इसको लगा भी नहीं सकते, इसको तो विशेषज्ञ के देखरेख में ही लगाया जा सकता है, जहाँ आईसीयू बेड है, वेंटिलेटर में है, इसमें उपयोग किया जाता है। और इसलिए विशेषज्ञों के राय लेकर ही करना चाहिए। और इसलिए हमने व्यवस्था की, हमारे छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर की कमी थी, तत्काल हमने 2 आईएएस अधिकारियों को महाराष्ट्र और तेलंगाना भेजा, अभी गुजरात भी हमने भेज दिया है, ताकि रेमडेसिविर की लगातार आपूर्ति हो। और वो रेमडेसिविर हम हॉस्पिटल में दे रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, ताकि उसको जो जिस मरीज की जरूरत है उसको लग सके। यानी कि इस खबर की कोई सच्चाई नहीं है कि प्रदेश में रेमडेसिविर की कोई कमी है, कोई किल्लत है? एक बात नहीं है कि जितनी डिमांड है उससे थोड़ी सी कम है, लेकिन पिछले साल आपने देखा, मतलब अभी आपने देखा है कि अभी 12 तारीख को 9000 रेमडेसिविर हमने प्राप्त किया, 13 तारीख को 4000 हुआ, फिर 14 तारीख को 3800 हुआ, और अभी कलेक्टर रायपुर ने 3000 रेमडेसिविर और प्राप्त किया है। तो लगातार हम रेमडेसिविर की सप्लाई है वो जारी है, और कोशिश और है कि हम और ज्यादा ले आए। एक बात का जी हाँ। आश्वस्त आप करेंगे, हमारे दर्शकों को आश्वस्त करेंगे कि जो आपने दिए हैं कंट्रोल रूम का नंबर, ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, किसी क्रिटिकल केयर की ज़रूरत हो, उस नंबर पे फ़ोन करें तो लोगों को ऑक्सीजन की हो, वेंटिलेटर की हो, जिसकी ज़रूरत एक्चुअली है। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि आपने एक आदेश भी जारी किया था कि सिफारिश से नहीं, मरीज की स्थिति को देखते हुए उसको उसी हिसाब से बेड में दाखिला दिलाया जाए। बिल्कुल सही आपने कहा है कि देखिए, एक तरफ जैसे पहले सर्दी खांसी होता 3 दिन में ठीक हो जाता था, फिर वो 5 दिन हुआ, फिर 7 दिन हुआ, 15 दिन में सर्दी खांसी ठीक होता है। ये उसी प्रकार से ये भी कोरोना के प्रथम लहर में आप देखेंगे 7 दिन में ठीक हो जाते थे, 1-2 दिन बुखार आता था, उसके बाद छोड़ देता था। अभी तो 8-8 दिन तक के लगातार बुखार, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक लगातार बुखार आ रहे हैं। तो जो पहले मरीज जो 7 दिन पहले दिन भर्ती होता था, 7वें 8वें दिन वो डिस्चार्ज हो जाते थे, लेकिन अभी 15-15 दिन तक के बेड खाली नहीं हो रहा है, वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। इसी कारण से आप देखेंगे रोज 15,000 लोग भर्ती हो रहे हैं और डिस्चार्ज अभी जाके 9,000 के आंकड़े छू पाए हैं, नहीं तो अभी 4,000 5,000 ही लोग डिस्चार्ज होते थे। और दूसरे जो सवाल आपने कहा है वो बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि अप्रोच लगा के जिसको साधारण संक्रमण के लक्षण थे वो जाके आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाई कर लिए, और जिसको जरूरत है, वाकई में ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको जनरल बेड भी उपलब्ध नहीं हो रहे थे। इसलिए हमने ये कहा कि अप्रोच से अब किसी के एडमिशन नहीं होना चाहिए। जो मरीज जिस चीज की आवश्यकता है उसके हिसाब से, यदि कोई होम आइसोलेशन में के लायक है तो होम आइसोलेशन में रहें, जो जिसको साधारण बेड के डॉक्टरों के देख रेख में रखने का आवश्यकता है उसे जनरल बेड में रखें, यदि जिसको फिर ज्यादा गंभीर हो गया है
तो ऑक्सीजन बेड, और उससे भी ज्यादा गंभीर हो तो आईसीयू, और उसके बाद एचडीयू, और फिर वेंटिलेटर। वेंटिलेटर आखिरी स्थिति, भगवान न करे किसी को जी। ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, लेकिन अभी 5,800 लोगों को हमने ऑक्सीजन दिया। 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। तो ये स्थिति बनती जा रही है। पिछले समय इतनी आवश्यकता नहीं थी ऑक्सीजन की। अभी मार्च महीने में आपने देखा होगा केवल 199 लोगों की इसकी आवश्यकता थी, और अभी अप्रैल में जी। 5,800 से अधिक लोगों की इसकी आवश्यकता पड़ रही है। जी। पिछली बार आपने लोगों को देश में एक नई पहल आपने शुरू की थी, लोगों को मुफ्त में पहले ही से राशन दे दिए थे, चावल और दाल, ताकि लोग घरों में रह पाए, जीवन धारण कर पाए। क्या इस बार भी लॉकडाउन है, लोगों को आश्वस्त कर रहे कि वो उनके जीवन धारण के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार उनके साथ है? देखिए, अभी राशन दुकान कल ही हमने समीक्षा की, सीएस भी थे, सीएस के साथ मेरी मीटिंग हुई थी कि अब राशन दुकान में राशन उपलब्ध सुनिश्चित कराएं, टोकन दे के करें, ताकि वहाँ भीड़ ना हो, क्योंकि भीड़ से ही संक्रमण फैलेगा। तो भीड़ ना हो तो ऐसी व्यवस्था करें ताकि उनको राशन उपलब्ध कराई जा सके, राशन कार्डधारियों को। और अभी लॉकडाउन, पिछले समय ये था कि पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन कर दिया गया था। अभी वैसी स्थिति नहीं है। एक बात और भी है कि 5 लाख लोगों को कोरोना संक्रमण हो चुका है प्रदेश में, यह आंकड़े हैं। 1,21,000 लोग अभी एक्टिव मरीज हैं। लेकिन उससे बढ़ के एक सवाल है, कई ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना, जितना मैं समझता हूँ, 80% भय है और 20% एक्चुअली बीमारी है। लोग भय के कारण हार्ट अटैक भी हो जाता है, कई दिक्कतें होते हैं। कोई इस तरह का कॉल सेंटर, कोई इस तरह का हेल्पलाइन का भी सरकार सोच रही है, ताकि लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से भी लोगों को आश्वस्त कर पाए, या डॉक्टर का सुझाव टेलीफोन के जरिए दिया जा सके कि डरने की बात नहीं है, बीमारी को कैसे और समझे बेहतर, ताकि बचाव का रास्ता घरों में रह पाए। सरकार इस और कोई हेल्पलाइन भी जारी करने की सोच रही है? भूपेश जी, देखिए, आपने आंकड़े बताए, 5 लाख लोग संक्रमित हुए, 1,21,000 अभी एक्टिव केस हैं, और एक्टिव है। उसमें 5,000 लोगों की मृत्यु। तो ये कितना हुआ? 1.09%। मतलब बहुत ज्यादा जी, मौतें हो रही है, ऐसी बात नहीं है। हमको इसे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं नहीं। है, बल्कि साहस के साथ मुकाबला करने की जरूरत है। और जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए हमको लड़ना है। तो इसके लिए हेल्पलाइन भी है, जिला में कंट्रोल रूम भी है, सहायता केंद्र भी सभी जगह खोले गए हैं। सभी मीडिया में उसके माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। जिलों में जो हेल्पलाइन है उसे भी लगातार सभी पेपरों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार दिया जा रहा है, और उससे लोग लाभ भी उठा रहे हैं। तभी तो ये स्थिति बनती जा रही है। अच्छा, एक 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 आखिरी पड़ाव पे है। एक सवाल मेरा है कि आपके कुछ मेहमान असम से छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, बीजेपी कह रही है कि ये ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? असम भारतीय चुनाव जनता हो, पार्टी बंगाल का ये चुनाव इन्हीं हो। लोगों के साथ, जी। जी। भारतीय जनता पार्टी की खींच देखिए। अभी वो सरकार, इन्हीं लोगों के साथ सरकार में, ये वही विधायक लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन दिए, उसके कारण से 7-5 साल सरकार में रहे। अब वो जब उनसे अलग हो गए तो उनके खिलाफ आलोचना करने लगे। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की चरित्र यही है कि जब उसके साथ रहे तब ठीक है, और नहीं है तो उसको कभी किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उसे कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी पाकिस्तानी समर्थक बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं। उसी प्रकार से ये जो बीपीएफ के जो प्रत्याशी भी हैं, और विधायक भी हैं, और मंत्री भी रहे, अब उन लोगों को कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। क्यों? कि आपका साथ छोड़ चुके हैं। इस कारण से आलोचना करने में 1 मिनट देरी नहीं लगती, आप उसको आलोचना करने लगते हैं। यदि इनके साथ रहते तो बहुत वाह वाह था। तो मीठ मीठ गप गप, करू करू थू थू। तो असम के चुनाव का इस बार नया परिणाम उम्मीद कर रहे हैं? इससे स्पष्ट हो रहा है भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आलोचना कर रही है, रिजल्ट आने के पहले ही अपना हार मान चुके हैं। एक बंगाल चुनाव को लेकर भी राष्ट्रीय खितीज पर बहुत बातें उठ रही है।
यहाँ तक कि जिस हिसाब से टारगेट किया जा रहा है ममता बनर्जी को, ये भी आरोप लगा रही है टीएमसी। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस लड़ाई में? बीजेपी कांग्रेस तो वहाँ है या जो इलेक्शन, देखिए कांग्रेस वहाँ लेफ्ट के साथ समझौता करके लड़ाई लड़ रही है। तीसरा फ्रंट कांग्रेस और लेफ्ट का है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हमको विश्वास है कि वहाँ हमें असेंबली होगी और कांग्रेस और लेफ्ट के सहयोग से ही आगे सरकार बनेगी। ये हमारे पड़ोसी मध्य प्रदेश में दमोह एक चुनाव है, उपचुनाव है वहाँ पे, वहाँ छोड़ के प्रदेश भर में लॉकडाउन या 144 या प्रतिबंधित धारा लग गया है, उसको क्या कहेंगे? क्या दमोह में सब कुछ ठीक है? दमोह के लोगों ने खुद ही लॉकडाउन लगा दिया था। आपने देखा ना, कर्फ्यू लगा दिया था, मीडिया में पूरा आया था। जनता ने ही कर्फ्यू लगा दिया था। शिवराज सिंह को उन्होंने बता दिया कि केवल आप डंडा की जोर पे नहीं, आदमी व्यक्ति चाहे तो खुद ही कर्फ्यू लगा सकता है। तो वहाँ के सारे लोग मिलकर लगा ली। ये न्यूज़ 18 के दर्शकों को, जो 3 करोड़ दर्शक देख रहे हैं आपको, उनको क्या संदेश देंगे? किस तरह से वो अपने आप को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार रखे और सरकार क्या आश्वस्त करना चाहती है लोगों को, क्या अपील करेंगे मुख्यमंत्री जी? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करें, अनुशासन में रहें और जितना हो सके मतलब पूरे समय मास्क लगा के रहें, हैंड सैनिटाइज करें, हाथ बार बार धोएं और दूरी बना के रखें। ये बहुत जरूरी है अपने सुरक्षा के लिए, परिवार के लिए और देश और प्रदेश के लिए। दूसरी बात ये है कि जो हेल्थ वर्कर हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो लोग आपके और आपके परिवार के लिए सहयोग कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसे तो सहन देने की जरूरत है। जो मेहनत कर अपने आप की जान जोखिम डाल के जो काम कर रहे हैं उसे प्रोत्साहित और सम्मानित करने की आवश्यकता है, न कि नकारात्मक बातें करके, आलोचना करके। सोशल मीडिया में जो बार बार दिखाया जा रहा है, चाहे शमशान घाट की बात हो, चाहे मजदूरी की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, वो किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं उसको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। कि आज जो कोरोना संक्रमित किसी की मौत हो जाती है तो परिवार के लोग उसको अग्नि संस्कार भी नहीं करते। वही जो कर्मचारी जो वहाँ पदस्थ हैं वो लोग उस पूरे कार्यक्रम को निपटा रहे हैं, तो आपके परिवार के सदस्य की भूमिका वो निभा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी आलोचना करने के बजाय उसे सम्मान देने की आवश्यकता है और हम एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को सम्मान दें, तो कोरोना को लड़ने में आसानी है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि केवल सरकार नहीं, जनता को भी आगे आना होगा। इर्द गिर्द ही कोरोना है, भीड़ से दूर रहें, बिना मास्क से कहीं ना निकले, सैनिटाइज करते रहे, लगातार हाथ धोते रहे और डरे नहीं, सरकार आपके साथ है। जितनी कही जा रही है सोशल मीडिया में, उतनी ऑक्सीजन या वेंटिलेटेड बेड की जरूरत नहीं है, रेमडेसिविर की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर ही डिसाइड करे मरीज इमरजेंसी में है, मरीज सीरियस है या नहीं है। परिजन या घर वाले ये निर्णय ना ले कि मरीज सीरियस है। तो निश्चित रूप से मिलके इस आपदा को लड़ सकते हैं और हम जीत सकते हैं। पहले भी छत्तीसगढ़ ने इतिहास इस मामले में रच चुकी है कि कैसे बेहतर तरीके से आपदा प्रबंधन को अंजाम दिया गया था, अच्छे काम किया गया था, वो साबित कर चुकी है। फिर से एक बार यही उम्मीद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करती है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मिलकर कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहे। मुख्यमंत्री जी, आपने समय निकाले उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।